हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए प्रीपोजिशन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एक नए प्रीपोजिशन के बारे में, और वो नया प्रीपोजिशन है विद। जी हाँ, WITH, जिसका मीनिंग आप लोग साधारणतया ऐसा कुछ निकालते हैं, साथ या के साथ। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वह है अपने भाई के साथ बाजार जा रहा है, तो आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसे करते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट विद हिज ब्रदर। जी हाँ, अपने भाई के साथ, इसके लिए आप क्या करते हो, विद हिज ब्रदर। और आप सिर्फ इतना ही जानते हैं, यानी विद का मीनिंग आप के साथ या साथ ही जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्कूलों में सिर्फ इतना ही बतलाया गया है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और मीनिंग जानते हैं, यानी से की इंग्लिश बनाने के लिए भी कभी कभी हम विद का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कम से कम उसकी 20 मीनिंग बतलाने जा रहा हूँ। जी हाँ, 20 मीनिंग्स, जो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सेंटेंसेस में वो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट मीनिंग्स आपको डिनोट करता है, बताता है। तो चलिए जरा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बोर्ड में आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, इतनी मीनिंग्स। यहाँ पर मैंने 10 मीनिंग्स लिखी हैं, और अगली स्लाइड में मैं आपको 10 मीनिंग्स और बतलाऊंगा। तो देख लीजिए, मीनिंग्स डिनोटेड बाय विद। तो ये जो विद नामक प्रीपोजिशन है, वो इतनी मीनिंग्स तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि विद का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला मीनिंग तो वही मैं आपको बतलाने जा रहा हूं जो आप लोग पहले से जानते हो, और वो पहला मीनिंग होता है इन द कंपनी ऑफ। इसका अगर आप हिंदी जानने का प्रयास करेंगे तो वही होता है के साथ, ओके, या के संग, बस यही मीनिंग होता है इन द कंपनी ऑफ नामक इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का। तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पर इसको यूज कर लेंगे तो सेम वही मतलब होगा, चाहे विद यूज कर लो और चाहे ये यूज कर लो। जैसे मैं आपको यहां पर बोलकर दिखाता हूं, आई लिव, मैं रहता हूं इन द कंपनी ऑफ माई मदर इन लॉ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं रहता हूं अपनी मदर इन लॉ के साथ में। इन द कंपनी ऑफ का मतलब के साथ में, ओके। तो यहां पर विद का प्रयोग आप सबसे पहले तो वहां पर करते हो जब आप किसी व्यक्ति को किसी के साथ, यानी किसी व्यक्ति के साथ अगर आप जोड़कर दिखाना चाहते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो, विद का प्रयोग करते हो। तो इन द कंपनी ऑफ के सेंस को डिनोट करने के लिए आप सबसे पहला जो प्रयोग करते हैं वो है विद। अगर आप यहां पर विद लिखते हैं तो भी वही मीनिंग है, और अगर आप यहां पर इन द कंपनी ऑफ लिखते हैं तो भी वही मीनिंग है, राइट। अच्छा, अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या सेंस है इसका। जब हम विद का प्रयोग करते हैं तो दूसरा सेंस है इन द केयर ऑफ। अब इन द केयर ऑफ का क्या मतलब है, इन द केयर ऑफ का मतलब होता है कि देखभाल में, की देखभाल, कुछ ऐसा आप मीनिंग निकालते हैं कि देखभाल। जी हाँ, अब देखिए अगला जो सेंटेंस मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, वहां पर अगर आप इन द केयर ऑफ के सेंस में विद का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल सही बैठेगा। और उस सेंटेंस में जिस बंदे को इस प्रीपोजिशन के साथ किसी दूसरे नाउन से के साथ में रिलेट किया जा रहा है, तो सेंस कैसा आएगा, ये आएगा। जरा देखिए, आई लीव, मैं छोड़ देता हूं अपने बच्चे को अपनी बहन के साथ छोड़ देता हूं, या अपनी बहन की देख रेख में। अब यहां पर एक सिचुएशन है, सपोज मेरा कोई एक बच्चा है छोटा सा, और उसकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं है, और जब मैं अपने ऑफिस जाता हूं तो मैं अपने बच्चे को अपनी बहन के पास छोड़ देता हूं। तो बहन के पास छोड़ देने का मतलब क्या है, यहां पर बहन के पास या बहन के साथ नहीं छोड़ देता, इनफैक्ट मैं अपने बच्चे को अपनी बहन की देखभाल में, इन द केयर ऑफ के सेंस में मैं अपने बच्चे को वहां पर छोड़ूंगा। तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आई लीव माई बेबी इन द केयर ऑफ माई सिस्टर। आप यहां पर इन द केयर ऑफ ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं इस प्रीपोजिशनल पूरे फ्रेज को। और अगर आप वो नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक छोटे से प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं आप विद, उसी सेंस को डिनोट करने के लिए आप यहां पर विद का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या है, इन द चार्ज ऑफ। इन द चार्ज ऑफ का मतलब क्या होता है, के नियंत्रण में। अगर आप ये कहेंगे के नियंत्रण में, के कंट्रोल में, अगर आप कहेंगे इन द कंट्रोल ऑफ या इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ का मतलब क्या हो गया, किसी की जिम्मेदारी में। तो चार्ज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को थोड़ा चार्ज में किसी व्यक्ति को रख देते हैं तो वो उसके नियंत्रण में आ जाती है वो चीज़। अब देखिए यहाँ पर वही सेंस आएगा जब हम इस ब्रीफ केस को
और हेड क्लर्क के साथ रिलेट करके देखेंगे तो ये वाले भाव यानी इन द केयर ऑफ नहीं, या फिर ये इस इन द कंपनी ऑफ, ये वाला भाव नहीं निकलेगा। इनफैक्ट वो जो भाव निकलेगा इन द चार्ज ऑफ, ये वाला जो सेंस है ये यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। चलिए जरा पढ़कर सेंटेंस को देखते हैं। आई लेफ्ट माई ब्रीफ केस, मैंने अपने ब्रीफ केस को छोड़ दिया द हेड क्लर्क के पास छोड़ दिया। अब यहाँ पर के पास, हिंदी मीनिंग यहाँ पर भी निकल के आती है के पास, लेकिन यहाँ पर जब हम के पास या की देखभाल में अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो यहाँ पर इस बेबी के साथ और माई सिस्टर के बीच में जो ये विद है वो कनेक्शन, वो वाला सेंस शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़रा अच्छे से, इन द चार्ज, मैं जब कोई अपना ब्रीफ केस छोड़ूंगा तो हम किसी को उसका कंट्रोल दे देंगे, भाई ये मेरा ब्रीफ केस आपके पास रखा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो वो उसका कंट्रोलर हो जाता है उस समय। तो इन द चार्ज ऑफ के सेंस में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देखिए जरा विद। अब अगर हिंदी में यही कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हो कि मैंने अपने ब्रीफ केस को हेड क्लर्क के पास छोड़ दिया था, तो के पास, इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाओगे? इसकी अंग्रेजी आप यही बनाओगे विद। के पास के लिए भी आप कौन सी मीनिंग बनाएंगे? आप इंग्लिश बनाएंगे, विद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका जो सेंस है, कॉन्सेप्ट ये है कि विद इस सेंस को भी डिनोट करता है, यानी इन द चार्ज ऑफ इस सेंस को डिनोट करता है। तो आप कोई दूसरा प्रीपोजिशन यहां पर के पास की इंग्लिश बनाने के लिए आप कोई दूसरा प्रीपोजिशन यहां पर यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि विद ही वो एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो इस सेंस को डिनोट करता है। ओके, चलिए अब चौथी चीज देखते हैं। चौथी चीज है इन द पोजीशन ऑफ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इन द पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है किसी के अधिकार में छोड़ देना या किसी चीज को किसी का अधिकारी बना देना। तो अधिकार होता है, पोजीशन का मतलब अधिकार प्रकट करता है ये शब्द, राइट? अच्छा, तो इस सेंस को डिनोट करने के लिए भी हम विद नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जरा सेंटेंस पढ़ें और फिर जरा रिलेशन को महसूस करने का प्रयास करें। आप देखिए जरा यहाँ पर, आई लेफ्ट द की, मैंने चाबी छोड़ दी, ऑफ माई रूम, अपने कमरे की चाबी मैंने छोड़ दी, द रिसेप्शन, रिसेप्शन के पास। सपोज यहाँ पर भी एक सिचुएशन को हम क्रिएट करते हैं। मैं किसी सिटी में पहुंचता हूं, वहां पर मैं किसी होटल में एक रूम लेता हूं। अब जब रूम मैंने ले लिया तो जो चाबी मुझको रिसेप्शन से मिलती है वो चाबी मेरे पोजीशन में आ जाती है, मेरे अधिकार में आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाबी, क्योंकि मैं उस रूम के लिए उनको पे कर रहा हूं, है ना? और जब हम उस रूम को छोड़ेंगे तो छोड़ करके आएंगे और जब हम रिसेप्शन में जाकर चाबी को देंगे तो वहाँ पर उस सेंस में क्या होगा? वहाँ पर सेंस क्या होगा? एक्चुअली उस चाबी का जो अधिकार है वो हम किसी दूसरे को दे देंगे, यानी पोजीशन किसी दूसरे को दे देंगे। तो इस सेंस को डिनोट करने के लिए भी हम विद का ही प्रयोग करते हैं। देखिए जरा कितनी डिफरेंट मीनिंग्स हैं और ये सारी मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, तभी तो आप कभी के पास के लिए कोई दूसरा प्रीपोजिशन या पता नहीं क्या सोचते रहते होंगे आप। लेकिन ये प्रीपोजिशंस हैं बड़े कमाल के, चूँकि अपने आप में डिफरेंट बहुत सारी मीनिंग्स रखते हैं और ये सारी मीनिंग्स इनफैक्ट आप सबको आनी चाहिए, ना केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए बल्कि आपको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आनी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब विद का एक और मीनिंग होता है भाई, कैरिंग। कैरिंग का मतलब क्या होता है? ले जाना या ले जाते हुए। ध्यान दीजिए, ले जाते हुए। आप कहेंगे सर ये क्या क्या आप बतला रहे हैं? जी हाँ, इस कैरिंग की मीनिंग को भी विद अकेला प्रीपोजिशन शो करता है। जरा सेंटेंस को पढ़ें, देखिए यहां पर क्या है, डोंट लुक एट द पर्सन, उस व्यक्ति की ओर मत देखो। किस व्यक्ति की ओर मत देखो? हु इज कैरिंग। मैं अगर यहां पर एक क्लॉज बनाऊं तो कैसी क्लॉज बनेगी? जरा मैं लिख कर आपको बतलाता हूं। हु इज कैरिंग, जो लिए जा रहा है। किसको लिए जा रहा है? दैट डेड बॉडी, उस मृत शरीर को। तो ध्यान दीजिए यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, डोंट लुक एट द पर्सन, उस व्यक्ति की ओर मत देखो।
किस व्यक्ति की ओर? वह व्यक्ति जो उस डेड बॉडी को लिए जा रहा है। तो अगर कोई बंदा सामने है और कुछ वो चीज़ कैरी करते हुए लिए जा रहा है तो उस कैरी के सेंस को डिनोट करने के लिए भी हम विद का प्रयोग कर देते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, विद का प्रयोग आपने यहाँ पर किया है तो उसका मीनिंग क्या है? तो फिर से एक बार सेंटेंस पढ़िए। डोंट लुक एट द पर्सन, उस व्यक्ति की ओर मत देखो। कौन से व्यक्ति की ओर? विद दैट डेड बॉडी, यानी उस मृत शरीर के साथ उस व्यक्ति को मत देखो। तो के साथ, ये कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। किसी मृत व्यक्ति के साथ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर विद का मतलब निकालेंगे तो यही मतलब निकल कर के आता है कि कोई बंदा है, वो किसी डेड बॉडी को लिए जा रहा है और इस ले जाने वाले सेंस को डिनोट करने के लिए भी आप विद नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अगली बात देखते हैं, अगला सेंस क्या डिनोट करता है विद? हैविंग। हैविंग का मतलब क्या होता है? अपने पास किसी चीज़ को रखना। जैसे कह दिया जाए आई हैव ब्लैक हेयर, ठीक है, मेरे पास काले बाल हैं या मेरे बाल काले हैं, कुछ ऐसा सेंस निकलता है। यानी अपने पास किसी चीज़ को रखने के सेंस में हम हैव का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, अब जरा इस सेंटेंस को देखो। लुक एट द गर्ल, उस लड़की की ओर देखो। किस लड़की की ओर देखो? हु हैज़। यहां पर अगर हम एक क्लॉज ऐसी ही बनाए तो क्या निकल कर आएगी? हु हैज़, जिसके पास है या जिसके हैं, ऐसा ही निकल करके आता है। हु हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, जिसके लंबे काले बाल हैं। तो लुक एट द गर्ल, उस लड़की की ओर देखो जिसके लंबे काले बाल हैं, अर्थात ये लड़की ये लंबे काले बाल रखती है, यानी हैव वाले सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस हु हैज़ एक्चुअली ये तो एक क्लॉज हो गई, है ना, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब देखो जरा, इसी क्लॉज को अगर शॉर्टन कर दो प्रीपोजिशन की मदद से तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। क्या? ये देखिए जरा, लुक एट द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, यानी उस लंबे काले बालों वाली लड़की की ओर देखो, यानी उस लड़की की ओर देखो जिसके पास ये लंबे काले बाल हैं। तो इस विद का मतलब यहाँ पर के साथ नहीं निकलता। और आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे, जैसे आपने पढ़े होंगे ऐसे सेंटेंसेस, ज़रूर इंटरमीडिएट की बुक में भी लिखे हुए हैं। जैसे आई सा अ मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड, वहाँ पर भी उसका वही मतलब है। मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास थी, ठीक है ना, जिसके पास या जिसके हाथ में एक स्टिक थी, ठीक है ना। तो विद का प्रयोग वहां पर आप करते हैं इस सेंस में भी। चलिए सातवां सेंस देखते हैं क्या है विद का। तो सातवां सेंस है अग्रीइंग विद। जी हाँ, अग्री विद। आपने ये तो सुना ही होगा कि अग्री के साथ में हम, अगर कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़रा गौर करिए, केवल विद से ही क्या अग्री होने के भाव को प्रकट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई, क्योंकि विद का मतलब एग्री करना भी होता है, किसी बात से, किसी पॉइंट से, किसी व्यक्ति का एग्री होना। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई अग्री विद, ठीक है ना, आई अग्री विद यू, ठीक है, आई अग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं इस बिंदु पर या इस बात पर तुमसे सहमत हूँ, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति से सहमति अगर आए तो यहाँ पर विद नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। लेकिन एक जो बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो ये है कि इस एग्री करने के पूरे भाव को ये केवल विद अकेले प्रकट कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैं अग्री नाम के इस शब्द को हटा दूं और केवल यहाँ पर लिख दूं आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करता हूँ। यहाँ पर वही मीनिंग है। यानी अगर आप लिखेंगे आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ इस बात पर, तो भी वही मीनिंग है। और अगर अग्री को आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके साथ यहाँ पर एम लगा देते हैं, तो ये जो विद नामक प्रीपोजिशन है ये इसी भाव को, इसी सेंस को डिनोट कर रहा है। ओके, तो देखते जाइए मेरे साथ क्या क्या इसकी मीनिंग हो सकती है। अगली मीनिंग क्या है? 8वीं देखिए, इन अपोजिशन टू या अगेंस्ट। ध्यान दीजिए, जब कोई एक ऐसा सेंटेंस आए जहां पर कोई व्यक्ति आपके विरोध में कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप विद का प्रयोग कर सकते हैं। जरा यहां पर देखिए, अननेसेसरली यानी
अनावश्यक रूप से सी फॉट, वो लड़ी, और लड़ी किससे लड़ी? मुझसे। तो मुझसे लड़ पड़ी। तो मुझसे से इसकी हिंदी मीनिंग निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप विद का प्रयोग करेंगे, लेकिन से क्या लेना देना है? यहाँ पर से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि ये जो फाइट हुई वो मेरे खिलाफ हुई, ठीक है ना, मेरे विरुद्ध हुई। तो वह कोई भी औरत या लड़की है जो मेरे से ओपिनियन में क्या है? इन अपोजिशन टू है, यानी ओपिनियन उसका विरोधाभासी है, यानी वो कुछ दूसरा ओपिनियन रखती है, मैं कुछ उसका ठीक उल्टा ओपिनियन रखता हूँ, या मेरे विरुद्ध कोई ऐसी ओपिनियन वाली बात है। तो आप इस विद का प्रयोग इस सेंस के लिए भी कर सकते हैं। अगला सेंस देखिए, बिकॉज ऑफ, भैया कारण। जी हाँ, ये जो विद नामक प्रेपोजिशन होता है ये कारण को भी शो करता है। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, कैसे शो करता है? सेंटेंस जरा पढ़िए, देखिए जरा। सी वॉज ट्रेम्बलिंग, वो कांप रही थी। क्यों कांप रही थी भाई? कांपने का कोई कारण है? तो देखिए यहाँ पर रेज, गुस्सा, वो गुस्से से कांप रही थी। तो अब यहाँ पर जो से नामक जो शब्द हम हिंदी में निकालेंगे वो से कौन सा मीनिंग निकाल करके दे रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी से आ रहा था। तो अगर से की अंग्रेजी बनाने में आए तो वो तो बहुत सारी होती हैं। आप से की इंग्लिश तो आप फ्रॉम से भी बनाते हो, फॉर से भी बनाते हो, सिंस से भी बनाते हो, 2 बजे से, 4 घंटे से, तो आप वहाँ पर सेंस, फॉर सबका प्रयोग करते हो। लेकिन भैया से का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, और जब से का मीनिंग समझ में आएगा तभी आप करेक्ट प्रेपोजिशन का प्रयोग आप कर पाएंगे। से नामक शब्द से या के साथ अकेले नामक शब्द से आप किसी भी करेक्ट प्रेपोजिशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर उसके कांपने का जो कारण है, जो रीजन है, वो ये है। वो रीजन बताने के लिए आप यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी वॉज ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ रेज, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी वह गुस्से के कारण कांप रही थी। अब इसी बिकॉज की मीनिंग को आपको अगर डिनोट करना है तो सिंपली क्या कर दो भैया? विद। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े होंगे क्या? सी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ रेज, वह गुस्से के साथ कांप रही थी। यहाँ पर इसका मीनिंग आप लोग साथ नहीं निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या है? गुस्से के कारण। इस विद का यहाँ पर मतलब क्या है? के कारण। ओके, तो रीजन को भी शो करता है। और अगली 10वीं मीनिंग जरा देखिए, इन द सेम डायरेक्शन एज। ध्यान दीजिए, अगर कोई एक्शन हो रहा है, उसी एक्शन का प्रभाव उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। भाई, जिस नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगता है उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है। तो अगर किसी एक्शन का प्रभाव सीधे उस ऑब्जेक्ट पर जाए, यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट पर नहीं बल्कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर जाए, और वो प्रभाव कैसा हो? डायरेक्शन को शो कर रहा हो। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन माने दिशा को शो कर रहा हो, तो बस आपको वहाँ पर विद का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको ये सब बातें बड़ी अचंभित करने वाली लग रही होंगी, लेकिन ऐसा है। देखिए जरा, द बोट ड्रिफ्टेड अ करंट। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बोट क्या होती है? बोट का मतलब कोई नाव है जो किसी नदी में हो सकती है या किसी समुद्र में भी, समुद्र की लहरों पर भी सवार हो सकती है। अब जब कभी नदी का प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को यहाँ पर हम करंट कहते हैं। या अगर आप समुद्र में हैं तो समुद्र में भी लहरों का एक करंट होता है, यानी लहरों का एक प्रवाह होता है। अब ध्यान दें कि अब ये बोट ड्रिफ्ट कर रही है, यानी चली जा रही है, बहती हुई चली जा रही है। और किस दिशा में जा रही है? करंट। करंट माने प्रवाह। तो उन लहरों का प्रवाह या नदी का जो प्रवाह जिस दिशा में है, तो सेम डायरेक्शन को शो करने के लिए भी यहाँ पर देखिए, इन द सेम डायरेक्शन एज, यानी सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज ड्रिफ्ट करती हुई जा रही है, बहती हुई चली जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना, तो आप उस सेंस को डिनोट करने के लिए भी आप विद का प्रयोग करेंगे। और हिंदी में तो आप साधारणतया ऐसे ही बात बोल देते हैं, क्या? बोट यानी नाव लहरों के साथ चली जा रही है, बहती हुई चली जा रही है या चली गई, कुछ ऐसा आप मीनिंग। तो वहां पर लहरों के साथ तो आप मीनिंग निकाल सकते हो, बट वहां पर के साथ उसका मीनिंग नहीं है। वहां पर इस विद का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, यानी उन लहरों का, उस करंट का जो डायरेक्शन है
जो दिशा है उसी दिशा की ओर ये बोट ड्रिफ्ट कर रही है। तो भाई मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो विद है इसका केवल हिंदी मीनिंग निकालकर और आप सही निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर अपने लॉजिक्स जो लगाने पड़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आपके लॉजिक्स होने चाहिए, अन्यथा फिर आप जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से गलतियां तो फिर हो ही जाती हैं। इसीलिए ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माने जाते हैं कि आखिर बच्चे लोग इन्हीं प्रीपोजिशंस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बतला रहा हूं। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपके साथ प्रीपोजिशन विद से रिलेटेड कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे से सुनिएगा और अपने दिमाग में उन सबको सेव कर लीजिए। चलिए जरा देखते हैं नंबर 11 कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, विद इंडिकेट्स, यानी विद नामक जो प्रीपोजिशन होता है ये इन बातों की ओर संकेत करता है। जरा देखिए कौन सी बात है, टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या कहने का मतलब है। मतलब यह है कि अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर हम किसी भी वस्तु को इंस्ट्रूमेंट की तरह यानी औजार की तरह अगर हम यूज करें तो फिर वहां पर उससे पहले विद का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है सी राइट्स, वह लिखती है, यानी वो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रही है, यानी लिखने वाला जो एक्शन है वो किया जा रहा है। अब ये लिखने वाला एक्शन है वो किस चीज से किया जा रहा है, यानी कोई एक वस्तु ऐसी है जो किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी औजार की तरह है, अगर यूज की जा रही है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, विद नामक एक प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए। विद अ कॉस्टली पेन। अब देखिए ये जो लिखना हो रहा है ये इस पेन की मदद से हो रहा है, यानी लिखने के लिए इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस पेन को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। ओके, तो बस जैसे ही किसी भी चीज को आप एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं तो उससे पहले आपको विद का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जांपल है, आई हैव सीन इट, मैंने उसे देखा, यानी किसी चीज को मैंने देखा तो देखने का एक्शन हुआ। अब उस देखने के लिए, इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर हम किसी चीज की मदद लेंगे, उसे हम टूल की तरह या इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करेंगे तो उससे पहले विद आएगा। यहां पर क्या है, माई ओन आईज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, तो आंखें भी एक्चुअली देखने के लिए टूल का ही काम करेंगी। बस बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यहां पर भी आप क्या करोगे, विद का प्रयोग करोगे। राइट, अब चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 12। देखिए 12 में क्या लिखा हुआ है, द मटेरियल और आइटम यूज्ड। जी हाँ, तो विद नामक जो प्रीपोजिशन है वो किसी मटेरियल को या किसी आइटम को जो प्रयोग में लाया जाए उसको भी इंडिकेट करता है। इसका क्या मतलब है, जरा यहाँ पर कुछ सेंटेंस पढ़ो आप तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे द सैक वॉज फिल्ड, सपोज आपके सामने कोई बोरी है, बोरी भरी हुई रखी हुई है, ठीक है, और उस बोरी में जो कुछ भी भरा है तो वो मटेरियल होगा या कोई आइटम होगा, ठीक है ना। आइटम माने कोई भी वस्तु है, तो अगर कोई बोरी भरी है या कोई ट्रक है अगर वो लोडेड है, वो भी भरा हुआ है, तो अगर ट्रक लोडेड है, बोरी भरी हुई है, तो वो जो ट्रक या जो बोरी है वो जिस मटेरियल से भरी हुई है, बस अगर कोई मटेरियल आए या कोई आइटम आए तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, विद का प्रयोग करना चाहिए। और यहां पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, द सैक वॉज फिल्ड विद सीमेंट। सीमेंट क्या है, एक मटेरियल है, राइट। या फिर द ट्रक वॉज लोडेड विद टिम्बर। अब टिम्बर क्या है, वो भी एक क्या है, आइटम है, राइट। तो अब ट्रक है, लोडेड है किस चीज से, तो वो एक आइटम है, उससे भरा हुआ है। बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13। अब इसके अनुसार क्या है, द मैनर, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन इन विच समथिंग इज डन। अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। बस यहाँ पर सिंपल से इतनी सी बात आप समझिए कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन किया जाएगा तो एक्शन का तरीका बतलाया जाए अगर, तो वो एडवर्ब होता है। तो अगर तरीका बतलाया जाए, सर्कमस्टांसेस यानी कोई परिस्थिति ऐसी बतलाई जाए जिसके अंदर कोई एक्शन घटित हुआ, या कोई कंडीशन बतलाई जाए, कोई स्टेट बतलाई जाए, तो ऐसी स्थिति में
अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो उससे पहले भी आपको विद का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, इनको पढ़िए और समझिए जरा वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ही डिड इट, उसने इस काम को किया, तो किया एक्शन हुआ, ये उसने काम किया, तो उसने कैसे काम को किया, यानी काम के करने को तरीका अगर बतलाया जाए तो ऐसे किया, होल हार्टेडली। तो अब ये यहाँ पर क्या है, ये तो एडवर्ब है। ओके, तो अब पूरे दिल से उसने काम किया, तो ये जो काम करने का है ये मैनर बतला रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर विद का प्रयोग करना है तो विद किसी एडवर्ब से पहले आप नहीं बल्कि किसी नाउन से पहले आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो ly हटाइए और ये ed भी हटाइए, तो ये क्या हो गया, हर्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर आप प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे तो उसने पूरे दिल से इस काम को किया, ठीक। तो आपने देखा अगर नाउन से पहले हमने यहाँ पर विद लगाया तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बना, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये इस एक्शन कैसे किया गया उसका मैनर आपको बतला रहा है। तो मैनर को शो करने के लिए भी आप विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस ये लिखा है, सी स्लीप्स, वह सोती है। तो जब वो सोती है तो इस कंडीशन में सोती है, यानी सोने, ये जो एक्शन हो रहा है वो किसी एक जो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर हो रहा है। और कंडीशन क्या है, रात में लाइट जो होती है ना वो जलती रहती है। तो अब इस कंडीशन के अंदर अगर ये काम हो रहा है तो यहाँ पर भी आप क्या करो, विद का प्रयोग करो। एक प्रीपोजिशन आएगा, विद द लाइट ऑन, यानी वो सोती है बत्तियों को जलाकर, या जलती हुई बत्तियों वाली कंडीशन में जो सिचुएशन या सर्कमस्टांस है उस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये वाला एक्शन होता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर कुछ ऐसा है। अच्छा, अब देखिए जरा कॉन्सेप्ट नंबर 14। अब यहां पर देखिए सेपरेशन फ्रॉम, इसका क्या मतलब है, सेंटेंस आप पढ़ोगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहां पर लिखा है, आई शैल नॉट पार्ट, मैं अपने से अलग नहीं करूंगा। पार्ट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, दूर करना, अलग करना, ठीक है। अब अलग करने के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे किसी भी रिंग को फिंगर से अलग किया जा सकता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं यानी बंद करते हैं तो वहाँ पर अंदर कुछ होते हैं ना, जो तार होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ पर सेपरेशन का जो मतलब है वो क्या है, सेपरेशन किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से अलग कर देना, दूर कर देना, यानी वियोग कर देना। अगर इस सेंस में अगर कहीं पर सेपरेशन का भाव आता है तो वहां पर आपको विद का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहां पर आई शैल नॉट पार्ट, मैं पार्ट नहीं करूंगा यानी अलग नहीं करूंगा इस अंगूठी को अपने से, यानी अपने से अलग करने का मतलब अपना, अपना तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उंगली हो कोई, अपनी उंगली से अगर हम उंगली से सेपरेट करने की बात करें तो वहां पर ऑफ आएगा, OFF। लेकिन यहां पर हम मैं अपने से इस अंगूठी को सेपरेट माने अलग यानी दूर नहीं करूंगा, इस सेंस में आप जब यूज करेंगे तो विद का प्रयोग करेंगे। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए टू डिनोट, यानी ये जो विद है वो इन मीनिंग्स को डिनोट करता है। कौन सी मीनिंग है यहां पर, देखिए इन रिगार्ड टू, इसका मतलब होता है के संबंध में, ओके, या टूवर्ड्स माने के प्रति, या कंसर्निंग यानी किसी व्यक्ति के संबंध में अगर कोई बात कही जाए तो वहां पर भी आपको क्या करना है, विद का प्रयोग करना है। जरा देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सी वॉज एंग्री, ठीक है, वह क्रोधित थी, गुस्सा थी। ये अभी यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उसका ये एंग्री होना, ये जो स्टेट है, अगर किसी व्यक्ति की ये जो स्टेट है, एंग्री होने की स्टेट है और वो किसी से रिलेटेड है, यानी इन रिगार्ड टू हुम, किसके प्रति, या टूवर्ड्स का मतलब भी प्रति है, तो किसके प्रति वह गुस्सा है। अगर किसी बंदे से इस एंग्री होने को यानी इस स्टेट को अगर किसी बंदे से रिलेट करना है तो फिर आपको विद का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 16। अब यहाँ पर क्या है, देखिए टू डिनोट एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जरा, विद अकेला एक ऐसा प्रोनाउन है जो ये बात डिनोट करता है, यानी ये पूरी की पूरी मीनिंग को ही डिनोट करता है। क्या, एज एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको एम्प्लॉय लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल विद से आप इस मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ
द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या मतलब हुआ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय हूँ, एक कर्मचारी हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर कहीं पर विद नहीं लगा है, लेकिन अगर आप इस सेंस को डिनोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से ये एन एम्प्लॉय ऑफ, इस पूरे को अगर आप यहाँ से हटा देंगे और केवल आप यहाँ पर विद लिख देंगे, तो विद इस मीनिंग को डिनोट करता है। अच्छे से समझ लीजिए क्या, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यदि आप एम्प्लॉय हैं या आप क्लाइंट हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो बस उस क्लाइंट या उस एम्प्लॉय की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप केवल विद का प्रयोग करें और मतलब बिल्कुल वही होता है। कैसा मतलब, जो अभी यहां पर मैंने लिखा था, क्या लिखा था, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बस एम्प्लॉय ऑफ के स्थान पर अगर आप विद का प्रयोग कर देंगे तो सेम मीनिंग वही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, इन सब को नोट कर लेना चाहिए। जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए अभी के अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ यहाँ से सामने से, और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आपको अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लेना चाहिए और फिर कभी कभार इनको देख लेना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में बनी रह जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 17। अब यहाँ पर क्या है देखिए, टू डिनोट रीजन एज वेल एज रेट। विद का प्रयोग आप रीजन को डिनोट करने के लिए, यानी कारण को डिनोट करने के लिए, ओके, वैसे तो मैं पहले बतला चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कारण के साथ साथ क्या है, रेट है। रेट का मतलब दर। अब इस बात को जरा समझिए इस एक एग्जाम्पल की मदद से। देखिए लिखा है न्यू लीव्स ग्रो, नई पत्तियां उगती हैं। उगती हैं किस कारण से उगती हैं, द अप्रोच ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग आना वास्तव में इसका रीजन होता है ग्रो करने का, नई पत्तियों के आने का रीजन क्या होता है, ये स्प्रिंग, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक रेट भी दिया हो, यानी दर दी हुई है। किस दर से, न्यू लीव्स ग्रो, यानी नई पत्तियां ग्रो करती हैं बिल्कुल उसी दर से। किस दर से, जिस दर से ये स्प्रिंग आती है। स्प्रिंग इकट्ठे तो आ नहीं जाती और न ही न्यू लीव्स इकट्ठे अचानक ही ग्रो कर जाती हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं और वो उसी रेट से ग्रो करती हैं जिस रेट से स्प्रिंग आती है। तो स्प्रिंग के आने की दर और यहाँ पर लीव्स को ग्रो करने का जो रेट है और उसके पीछे एक रीज़न है, तो इस रीज़न को और इस रेट को बड़ी खूबसूरती के साथ विद नामक प्रीपोजिशन के साथ में यहाँ पर इसको हम प्रकट कर सकते हैं। देखिए विद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्या, न्यू लीव्स ग्रो विद द अप्रोच ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपने यहाँ पर विद लगाया तो मीनिंग क्या निकला, रीज़न प्लस रेट। ओके, बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। अच्छा अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 18 और ये है टू डिनोट इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। अब ज़रा देखिए एक कमाल की चीज़ ये भी है, विद नामक जो प्रेपोजिशन होता है वो इस भाव को भी, यानी इन स्पाइट ऑफ, आपको मालूम होगा इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, और ये वास्तव में कंट्रास्ट को शो करता है। कंट्रास्ट माने दो विरोधाभासी बातों को शो करता है। तो दो विरोधाभासी बातों को शो करने के लिए भी आप विद नामक प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, देखिए इन स्पाइट ऑफ ऑल हर फॉल्ट्स, उसकी सारी के सारे दोषों के बावजूद, आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ, ठीक है ना, यानी मैं प्रेम करता हूँ और उसके पास ढेर सारे फॉल्ट्स भी हैं। तो ये दोनों ही क्या है, ये वास्तव में विरोधाभासी बातें हैं और इन ऐसी ही दो विरोधाभासी बातों को जोड़ने के लिए एक प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है इन स्पाइट ऑफ। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के या डिस्पाइट, यहाँ पर आप डिस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो प्योर क्या हैं, ये प्योर विरोधाभास बतलाने वाले प्रेपोजिशंस हैं, कंट्रास्टिंग सिचुएशंस में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाई विद का प्रयोग भी आप कर सकते हो कुछ ऐसे, देखिए विद ऑल, आप यहाँ पर लिख सकते हैं विद ऑल हर फॉल्ट्स आई लव हर, यानी उसके सारे के सारे फॉल्ट्स होने के साथ साथ, यानी होने के बावजूद भी, यानी मीनिंग उसका वही है के बावजूद। तो विद का प्रयोग आप इतनी ढेर सारी बातों को डिनोट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं।
आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ढेर सारी बातें आपको कोई दूसरा बतलाता होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।